हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थायराइड एक बहुत कॉमन टॉपिक आजकल। बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं। थायराइड से मेरा वज़न बढ़ रहा है, थायराइड की दवाई पूरी ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, क्या मेरे थायराइड एक बार रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए तो मैं थायराइड की गोली बंद कर सकती हूँ या बंद कर सकता हूँ। आज इस तड़कते भड़कते टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। नमस्ते। चलिए सपना, डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। थायराइड होता क्या है, क्या ग्लैंड कहाँ होता है हमारी बॉडी में? थायराइड के बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगी कि थायराइड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, मतलब इसको हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं, जो बिल्कुल हमारी गर्दन के आगे इस भाग पे होता है। और ये ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है जिसको हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं। ये लैरिंग्स बोलते हैं इसको, वॉइस बॉक्स, उसके नीचे ही यहाँ पर हमारा थायराइड ग्लैंड होता है और जब हम थूक गड़ते हैं तो ये थायराइड उसके साथ ऊपर नीचे जाता है। अच्छा, थायराइड इतना ज़रूरी क्यों है आजकल? वो बॉडी में क्या काम करता है हमारे? जी, थायराइड की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सुनने में आई है और ये आदमी लोगों में भी हो रहा है, औरतों में तो होता ही है, फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ख़ासतौर से एल्डरली एज ग्रुप्स में तो और भी ज़्यादा कॉमन है। अभी थायराइड के बारे में अगर देखें तो ये जो थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है, ये हमारे ओवरऑल बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी खाना हम खाते हैं और वो जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं और इस पूरी प्रोसेस में थायराइड का बहुत मेजर इंपॉर्टेंस रहता है। अगेन थायराइड हमारे हार्ट रेट को, हमारे रेस्पिरेशन को, खास तौर से फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, पीरियड्स की साइकिल्स होते हैं, प्रेगनेंसी अगर रहती है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों में एवरीथिंग, थायराइड अपने आप में हर ऑर्गन पे अफेक्ट करता है। मतलब थायराइड वो ईंधन है जो हमारे शरीर के इंजन को चलाता है। लंबी लंबी बात। अच्छा, अब हम लोग जब थायराइड की बात करेंगे तो हम लोग मेजर टाइम में हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करेंगे। दो प्रकार के थायराइड होते हैं, कौन से दो प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के थायराइड में ये होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाइपो मतलब कम, कम। जो शरीर में हमारे नहीं बन पा रहा है, कम बन रहा है और इसीलिए हमको उसको बाहर से सप्लीमेंट करना है। और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, और हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। मोस्ट कॉमन हमको हाइपरथायरॉयडिज्म ही डे टू डे प्रैक्टिस में देखने में मिलता है। हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत कम लोगों में आता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में हम लोग मेनली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि मेनली बहुत सारे पेशेंट्स हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं। लोकल लैंग्वेज में बात करें तो लोग ऐसा बोलते हैं सूखा थायराइड या फूला हुआ थायराइड। फूला थायराइड माने हाइपोथायरॉयडिज्म और सूखा थायराइड माने हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। हम लोग हाइपो के बारे में बात करेंगे, बॉडी में कम थायराइड होता है उसके बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म के सपना कारण क्या क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, किन किन केस पेशेंट्स में हो सकता है? हाइपोथायरॉयडिज्म मेनली आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और अब तो हम लोग सब आयोडीन वाला नमक तो खा ही रहे हैं, बट पुराने ज़माने में ये आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखी जाती थी और आयोडीन डेफिशिएंसी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। दूसरा कारण है कि ये ऑटोइम्यून फैक्टर की वजह से होता है। ऑटोइम्यून का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं जो हमारी बॉडी को अंदर से डैमेज कर रहे हैं। और इसी को अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म के रिलेटेड बात करें तो हाशिमोटोस थायराइड डिजीज़ हम बोलते हैं और उसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने में आता है। और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो ग्रेव्स डिजीज़ करके एक डिजीज़ का नाम होता है जिसमें ये बहुत कॉमन होता है। आपने आयोडीन डेफिशिएंसी की बात करी। आयोडीन क्या होता है और क्या आयोडीन खाने से ये हाइपोथायरॉयडिज्म की तकलीफ कम हो सकती है? आयोडीन एक मिनरल है, सप्लीमेंट है जो थायराइड हार्मोन बनाने और उसके फंक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग 140 से 150 माइक्रोग्राम पर डे की इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले के ज़माने में आयोडीनाइज्ड नमक नहीं था, तब ये बहुत ज़्यादा देखने में आता था और मोस्ट कॉमनली इसका प्रेजेंटेशन होता है कि गले बड़े बड़े हो जाते थे और गले में बड़ी बड़ी सूजन देखने में आती थी, बच्चों में, लेडीज़ में, बूढ़ों में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने में आती थी। फिर गवर्नमेंट ने इसका एक रूल बना दिया है कि अब 100% जो नमक मार्केट में अवेलेबल है, सॉल्ट जो अवेलेबल है वो आयोडाइज्ड नमक है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी तो हमारी वहाँ से कवर हो रही है। दूसरा, कई बार जैसे फैमिली में भी अगर थायराइड की प्रॉब्लम रन करती है तो बच्चों में और चिल्ड्रन में, सिबलिंग्स में, सब में आने की शक्यता रहती है। हमको आयोडीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? आयोडीन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम नमक में वो आयोडीन ले रहे हैं। हिमालयन बेल्ट के जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पर पहले आयोडीन की कमी होती थी। उन लोगों को गॉइटर ज़्यादा होता था, थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म गॉइटर।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको आयोडीन के सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है। अगर हम लोग बैलेंस डाइट खा रहे हैं, सारी हरी सब्जियां, फल इत्यादि खा रहे हैं, तो हमको आयोडीन पूर्ण मात्रा में मिल जाता है और हमको एक्स्ट्रा आयोडीन की गोली या सिरप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, क्या ये बताओ मेरे को, थायराइड खाली मिडिल एज फीमेल्स में ही होता है, मतलब 40-50 के बाद की फीमेल्स में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थायराइड पहले मिडिल एजेड फीमेल्स में ज़्यादा देखने में मिलता था क्योंकि हम उनमें ही टेस्ट कराते थे। बट आजकल क्या हो रहा है कि हम टेस्टिंग हमारी बढ़ गई है और इनफैक्ट यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। लोग भी अवेयर हो रहे हैं और इनफैक्ट कॉम अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिकली बात करूँ तो हर 8 में से 1 महिला को थायराइड की प्रॉब्लम किसी न किसी एज ग्रुप में आ रही है। इनफैक्ट जो हमारे प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि 10 से 12 साल की लड़कियों में भी थायराइड के इश्यूज देखने में आ रहे हैं। और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में तो है ही, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, और एल्डर एज ग्रुप में तो हमको वैसे भी पता है कि ये होता ही है। ये महिला और फीमेल्स में क्यों ज़्यादा होता है थायराइड बनिस्पत के पुरुषों में? फीमेल्स में जो ऑटोइम्यून डिजीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे सबसे पहले हमने मेंशन करा था कि ऑटोइम्यून फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा देखने में आता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि फीमेल्स में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं और वहाँ पे हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है और ये हार्मोन्स थायराइड हार्मोन के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, खास तौर से फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और खास तौर से एल्डर एज ग्रुप में जब मेनोपॉज का समय होता है तब भी ये जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तभी थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आ रही है। अच्छा, आपने फीमेल्स की बात की, तो फीमेल्स में थायराइड हार्मोन की कमी के कारण क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं अलग अलग एज मतलब ग्रुप आपका में? क्या ये सवाल है कि हम कैसे पहचाने, ऐसे कौन से चिन्ह हैं जो हमको इस बारे में बताएंगे कि भाई शायद हमको थायराइड मतलब की छोटी प्रॉब्लम बच्ची है। में क्या तकलीफ हो सकती है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में क्या तकलीफ हो सकती है, एल्डरली जी। एज ग्रुप में क्या तकलीफ हो सकती है? तो अगर हम एज ग्रुप वाइज बात करें तो जो छोटी बच्चियां हैं, जैसे खास तौर से 10 से 15 साल की जो लड़कियां हैं, अगर उनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उनमें डेवलपमेंटल डिले हो रहे हैं, मतलब उनके जो प्यूबर्टी के हिसाब से, जिस हिसाब से उनका ग्रोथ होना चाहिए, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है या ओवरऑल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें जो डेवलप होना चाहिए, अगर उसमें हमको डिले दिख रहा है तो हमको वो सोचना चाहिए। अगर उनके पीरियड्स चालू नहीं हो रहे और अगर पीरियड्स चालू हो गए हैं तो या तो पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो आ रहा है, बहुत फ्रीक्वेंट साइकिल्स आ रही है, जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये सब इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं। ओवरऑल मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि थायराइड के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अभी हम जैसे शुरू में हमने बोला, हम बार बार याद कराएंगे कि हम यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बात करें, मतलब शरीर में थायराइड की कमी है और उसके क्या क्या चिन्ह हो सकते हैं, जैसे वजन का बढ़ना, पाँव में सूजन, बहुत ज़्यादा थकान लगना, फ्रेश नहीं फील करना, नींद ज़्यादा आना, दिल की धड़कन ऐसा लगना कि थोड़ी धीमी होती जा रही है, और ठंडी ज़्यादा लगना, हाथ पाँव ठंडे ठंडे रहना, और ओवरऑल जैसे भूख ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा या कम, मतलब भूख में चेंजेस, और ख़ास तौर से फीमेल्स में पीरियड्स में अगर चेंजेस हो रहे हैं। इससे जब भी पेशेंट हमारे यहाँ आता है और अगर वो पीरियड्स के इशू बताता है कि मैडम पहले तो मेरा पीरियड बिल्कुल रेगुलर था बट अभी कुछ दिनों से मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो गए, फ्लो बहुत ज़्यादा आ रहा है या फ्लो बहुत कम आ रहा है, तो हम खास तौर से थायराइड का टेस्ट कराने का टेस्ट हमारे माइंड में ज़रूर रखते हैं। मतलब फीमेल्स में हम लोग छोटी बच्चियों में देखते हैं या तो मेनार्की जो होती है, सबसे पहला मेंसेस या तो जल्दी आ गई या फिर लेट हो रही है या फिर मेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स में हम लोग देखते हैं बच्चा रहने में तकलीफ हो रही है, प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ रहे हैं या फिर मेनोपॉज जल्दी आ रहा है। ये सिम्टम्स मेनली फीमेल्स में होते हैं। अच्छा, ये बताओ कि खाली एल्डरली में होता है थायराइड या फिर और कोई एज ग्रुप्स में भी होता है थायराइड? हम तो बोल ही रहे हैं, अभी आपने जैसे बताया है कि हर एज ग्रुप में वो हो सकता है और उसके सिम्टम्स और प्रेजेंटेशन टोटली डिफरेंट है। इसलिए अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है और खासतौर से हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है तो आपको लेडीज़ डॉक्टर या अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मिलना पड़ेगा ताकि आपका ये डायग्नोसिस हो सके। और हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पेरेंट्स में, मदर में या फादर में अगर थायराइड की मेडिसिन चल रही है या उनको हाइपो या हाइपर तरह का कोई भी टाइप का थायराइड है तो हमको बच्चों को भी स्क्रीन टाइम टू टाइम कराना पड़े अगर उनके कुछ प्रेजेंटेशंस है। और एल्डरली एज ग्रुप में जैसे मैंने फीमेल्स में अभी बताया, क्योंकि फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और एजिंग के कारण भी ये थायराइड का वर्क ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे भी ये बहुत कॉमनली देखने आता है। और इसीलिए हम लोग ये TSH एक बहुत ही सिंपल और कॉमन टेस्ट है और इनफैक्ट अब सब लोगों को इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। वो सामने से आके बोलते हैं कि मैडम आप हमारा थायराइड का टेस्ट करवा दीजिए क्योंकि मुझे ये सब हो रहा है और शायद मुझे थायराइड ना हो। मतलब कहने का लबो ये है, यूजुअली 60 के ऊपर थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल हमने देखा है कि छोटे से बच्चे में भी, नया न्यूबॉर्न बच्चा हो उसमें भी थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती है,
15 साल की बच्ची में भी हो सकती है, 20-25 साल की लेडीज़ में भी हो सकती है, इसलिए हम लोगों को थायराइड का हार्मोन बहुत ही कॉमन अपने डायग्नोसिस में रखना पड़े। अच्छा ये बताओ, थायराइड के सिम्टम्स का आगे आपने डिस्क्रिप्शन दिया, जी। क्या कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं कि हमको पता चल जाए कि इसको थायराइड है, या फिर उसके कैसे पता चलेगा कि किसी को थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं, क्या क्या होगा उसको? नहीं, जैसे मैंने बताया कि कई बार तो पाँव सूज जाते हैं, पाँव में ठीक है। सूजन आती है, और अचानक से जो वेट फ्लक्चुएशन है, पहले से वज़न एकदम ही स्टेबल था और वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, शरीर फूला फूला सा हो रहा है, गाल में भी पफीनेस हो रही है, और जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है, और कई बार लोगों का गला भी सूजन लगता है। हालांकि गले की ये सूजन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, और आपने जो बताया कि आयोडीन डेफिशिएंट बेल्ट्स अगर वहाँ पे हैं, उन एरियाज़ में शायद ये ज़्यादा कॉमन है। और ये सारे सिम्टम्स, और फीमेल्स में खास तौर से पीरियड्स के जो चेंजेस हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा हमको पता पड़ता है। सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम होता है फेटिग मतलब थकान, वीकनेस। लेकिन हालांकि वो थायराइड का स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, लेकिन थायराइड के मैक्सिमम पेशेंट्स फेटिग और वीकनेस के कारण आते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया, थायराइड हार्मोन शरीर के ईंधन की तरह है, शरीर के इंजन को चलाने में मदद करता है। जब थायराइड हार्मोन कम होता है तो पूरी ओवरऑल वीकनेस और फेटिग लगती है। इसके अलावा जैसे सपना ने बोला, इरेगुलर मेंसेस पीरियड्स इरेगुलर आना, हाथ पैर में सूजन आना, चमड़ी जो होती है वो स्किन कोर्स हो जाती है, हार्ड ड्राई हो जाती है, बॉवल में प्रॉब्लम होती है, या तो कभी डायरिया होता है या कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। मतलब कहने का मेन मैसेज ये है कि कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते। जब भी हमको ये सारी चीज़ें लगे तो हम लोगों को अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मिलके अपना थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। जैसे अब ये बताओ, थायराइड का डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम लोग? जैसे आपने TSH के बारे में बात किया, जी। तो उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? एक हो गया क्लिनिकल डायग्नोसिस, हमने सिम्टम्स से डायग्नोसिस सस्पेक्ट कर लिया, उसके बाद कंफर्म कैसे करते हैं? कंफर्म है, सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग टेस्ट बोलते हैं, TSH हार्मोनल टेस्ट। और वो टेस्ट करने से हम उसके लेवल्स चेक करते हैं। हालांकि इसमें 2 तरह के टेस्ट और होते हैं, एक फ्री T3, फ्री T4, कुछ लैब्स टोटल T3, टोटल T4 की भी बात करती है। लेकिन जब कोई पर्सन का हम फर्स्ट टाइम टेस्ट करा रहे हैं तो हम सिर्फ बेसिक TSH कराते हैं, क्योंकि उस लेवल में अगर कोई प्रॉब्लम है, सपोज उसमें अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हमको दिखता है, और जैसे नॉर्मल सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वैसे तो लैब टू लैब ये वेरी करता है, एनीथिंग मोर देन 5 जो टारगेट्स होते हैं, जो लिमिट्स होती हैं, वो थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म को डायग्नोज करता है। तो अगर वो है तो फिर हम उसके हिसाब से टैबलेट्स चालू करते हैं, और जब हम उसका थायराइड का सप्लीमेंट चालू करते हैं, और जब नेक्स्ट टाइम हम मॉनिटरिंग के लिए वापस जब टेस्ट कराते हैं, तब हम TSH के साथ फ्री T3 और फ्री T4 के कॉम्बिनेशन को भी कराते हैं डोज एडजस्टमेंट के लिए। मतलब हमारा जो मेन टेस्ट है TSH, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर TSH आपका 5 के नीचे है तो हम लोग आगे कोई टेस्ट नहीं करवाते। अगर TSH 5 के ऊपर आ रहा है तो उसके साथ हम लोग फ्री T3 फ्री T4 करवाते हैं, वो डोज एडजस्टमेंट के लिए, जिसके बारे में हम लोग जैसे बाद आपने में बात बताया करेंगे। कि थकान इसका एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन है, तो अगर वो प्रेजेंटेशन है तो हम साथ में एक हीमोग्लोबिन भी करा लेते हैं, क्योंकि इंडिया में वैसे भी हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। तो अगर थायराइड नॉर्मल है और अगर हीमोग्लोबिन कम है तो वो हमको एक डायग्नोसिस मिलता है और हम उसमें आयरन सप्लीमेंट कर सकते हैं। बढ़िया। अच्छा, थायराइड का टेस्ट कराने के लिए क्या भूखे पेट जाना ज़रूरी है? अभी कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, कई बार वो हमसे पूछते हैं कि हमको खाली पेट आना है, बिना कुछ खाए पानी पीना है कि नहीं। लेकिन हमारे साइंटिफिकली थायराइड टेस्ट के लिए भूखे पेट जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उस टेस्ट के साथ आपको कोई दूसरा टेस्ट कराना है, फास्टिंग ब्लड शुगर कराना है, डायबिटीज़ का कोई टेस्ट कराना है, तो फिर आपको उसके साथ वो भूखे पेट आना है कि नहीं, वो उस टेस्ट के साथ हमको देखना पड़ता है। थायराइड की किसी की गोली चालू है और उसको थायराइड का टेस्ट कराना है, जी। तो जिस दिन वो थायराइड के टेस्ट के लिए आएगा या आएगी, तो उसको थायराइड की गोली लेके आना चाहिए या थायराइड की गोली टेस्ट करने के बाद खानी चाहिए? वैसे तो बोलते हैं कि आप मॉर्निंग का डोज मत लीजिए, अपना ब्लड सैंपल दे दीजिए, उसके बाद आप ये टेस्ट कराइए। लेकिन अगर आपने ले भी लिया है तो उससे बहुत फ़र्क नहीं बहुत पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं इसलिए पड़ता। है ना, क्योंकि हम ये सब टेस्ट हमारे पिछले इतने सारे दिनों का जो हम डोज ले रहे हैं उसका एवरेज दिखाने वाला है। आज सुबह आपने एकदम से क्या खाया, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि अगर हमने हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट नहीं किया, कुछ लोग नहीं ट्रीटमेंट करवाते, रिपोर्ट भी आ गया, तो क्या हो सकता है आगे जाके, उसको क्या तकलीफें हो सकती हैं? हार्ट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, और आप बताएंगे इस बारे में? कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे प्रॉब्लम हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है जो हमारी खून की नलियाँ होती हैं उसके अंदर फैट के डिपॉजिट्स हो सकते हैं, और उसके आगे जाके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और गले की स्वेलिंग हो सकती है। इसलिए आइडियली थायराइड का आपका लेवल कंट्रोल थायराइड में होना हर चाहिए। ऑर्गन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, बहुत
इसलिए अगर आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो वो हर ऑर्गन लाइक हार्ट पे तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, और हर ऑर्गन जैसे हमारे लिपिड्स है, हमारी चर्बी का मेटाबॉलिज्म बराबर नहीं होगा तो वो हमारे शरीर में जमने लगेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर इसका डायग्नोसिस हो गया है तो आप उसका ट्रीटमेंट लें। बहुत सारे लोग थायराइड की गोली बंद कर देते हैं जब उनका TSH लेवल नॉर्मल आ जाता है। ये कितना सही और कितना गलत, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स बोलते हैं कि सर हमको डॉक्टर ने बोला कि आपकी रिपोर्ट्स अभी नॉर्मल है तो हमने दवाई बंद कर दी। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी डॉक्टर थायराइड की गोली बंद करने का एडवाइस नहीं करेगा। आप क्या बोलते हैं? अभी शुरुआत से हम ये बात कर रहे हैं कि थायराइड एक ग्रंथि है जो हार्मोन बनाता है, और अगर वो हमारी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में नहीं तो हमको उसको बाहर से सप्लीमेंट करना पड़ रहा है। अब जब हम थायराइड की गोली जितने दिन चालू है, आपने टेस्ट कराया, टेस्ट नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल रेंज में आ गया, मुझसे बात करते हैं तो वो इसलिए नॉर्मल रेंज में आया क्योंकि आपकी टैबलेट चालू है। अगर आप उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 4 से 6 महीने या 3 महीने फिर से बंद कर देंगे तो वापस से वो लेवल्स अब नॉर्मल हो जाएंगे। हाइपो है तो हाइपो होगा, जिसका हाइपर है तो हाइपर के फॉर्म में जाएगा। इसी थायराइड की गोली हमारे ओपिनियन में सारी ज़िंदगी चालू रखनी होती है। ओनली थिंग इज़ कि इसकी डोज की मॉनिटरिंग हमको करनी पड़ती है। जब फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुआ है तो हमको 6 to 8 वीक्स के बाद हम उसका फिर से टेस्ट कराते हैं। वीक्स की बात कर रही हूँ मैं, ताकि 6 से 8 हफ्ते लगते हैं उसकी डोज की असर आने में। तो 6 से 8 वीक्स के बाद हम उसको रिपीट कराएंगे, और साथ में हम फ्री T3 और T4 के कॉम्बिनेशंस भी कराएंगे डोज एडजस्टमेंट के लिए। और उसके बाद एक बार अगर लेवल हमारी नॉर्मल रेंज में आ जाता है तो फिर अगर प्रेगनेंसी नहीं है, इनफर्टिलिटी नहीं है और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो साल में हम 1 बार या 2 बार हम रिपीट करा सकते हैं, डिपेंडिंग अगर आपको बीच में कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो तब भी आप करा सकते हैं। किसी को थायराइड के कोई सिम्टम्स थे, हमने डायग्नोस किया, दवाई चालू की, 2-4-6 महीने के बाद उसके सिम्टम्स नॉर्मल आ गए जी, उसने गोली बंद कर दी। गोली नहीं बंद करनी है। और हम हमारे पेशेंट्स को सबको बोलते हैं, और सबसे पहले पेशेंट आके बहुत घबरा जाता है, अरे मुझे थायराइड हो गया, क्या मुझे रोज़ दवा लेनी पड़ेगी? तो इट इज़ नॉट अ दवा, इट्स अ सप्लीमेंट जो बॉडी नहीं बना पा रही है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे हर ऑर्गन के मेटाबॉलिज्म और उसके फंक्शनिंग में इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए उसको हमको सप्लीमेंट करना है। जैसे डायबिटीज़ में हमको इंसुलिन नहीं बन रही है तो वो चीज़ हम इंसुलिन के थ्रू और अदर मेडिसिन के थ्रू न्यूट्रलाइज कराते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है कि थायराइड अगर शरीर में नहीं बन रहा है तो उसको हमको सिर्फ सप्लीमेंट करना है, और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बस लेना है और इसकी मॉनिटरिंग हमको साल में 1 बार करनी है अगर आपका बाकी सब कुछ नॉर्मल है तो। मतलब हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है शरीर का थायराइड ग्लैंड थायराइड नहीं बना रहा है, वो थायराइड हम लोग बाहर से लेके बॉडी में सप्लीमेंट कर रहे हैं। मैं अपने पेशेंट्स को ऐसा समझाता हूँ, जैसे हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है वैसे ही हमको थायराइड की ज़रूरत है। हालांकि थायराइड के बिना हम लोग मरेंगे नहीं, लेकिन हमको हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाएंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हम लोग दवाई नहीं लेंगे, हम लोग अपना डाइट ठीक कर लेंगे तो हमारा थायराइड ठीक हो जाएगा। डाइट तो हमको ठीक रखना ही है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, एक्सरसाइजेस है, ये सब करेंगे तो थायराइड का ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस बॉडी में अच्छा बना रहेगा। वो तो हर इंसान को, चाहे बूढ़ा हो चाहे यंग हो। अभी क्या है, मोटा है तो हमको एक्सरसाइज करनी है और पतला है तो हमको एक्सरसाइज नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, हेल्दी डाइट है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, और एक्सरसाइज जैसे हम बात करते हैं 150 मिनट्स पर वीक, वो तो सबको ही करना है। लेकिन डाइट से वो कंट्रोल में नहीं होगा क्योंकि वो डेफिशिएंसी है बॉडी में, हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए हमको उसको सप्लीमेंट करना है। और साथ में ये जो आप खान पान और अपना देख रख करेंगे उससे ओवरऑल आप हेल्दी रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पत्ता गोभी, यस, फूल गोभी, ब्रोकोली, ये सारी चीज़ें थायराइड वालों को खाने की ना बोले जाती हैं। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं खा सकते हैं। क्या है फाइनल आंसर? जैसे आपने बोला कि तीनों चीज़ मैं फिर से बता दूं, पत्ता गोभी जैसे कैबेज, फूल गोभी जैसे कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, ये तीनों ही चीज़ें में गोइट्रोजेंस होते हैं। गोइट्रोजेंस मतलब जो गोइटर करने की, मतलब हाइपोथायराइडिज्म करने की क्षमता रखते हैं। शरीर में आयोडीन का एब्जॉर्प्शन कम करते हैं वो। जी, तो आयोडीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन बनने की जो प्रॉपर बनेगा वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि इनको हम ये बोलते हैं, और ये ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा सा 1 कटोरी जरा सी 2 चम्मच सब्जी खा ली तो उससे कुछ हो जाना है। बहुत ही एक्सेसिव क्वांटिटी में अगर इनका इंटेक होता है तो ही वो थायराइड हार्मोन के फंक्शन में इंटरफेयर करता है। वो भी कच्ची। और जितनी कच्ची खाएंगे, अगर हम उसको पका देते हैं, कुक कर देते हैं, तो वो गोइट्रोजेंस भी मर जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कुक करके खाइए, मॉडरेट क्वांटिटी में खाइए, एक्सेस क्वांटिटी में मत खाइए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि लोग बहुत घबरा जाते हैं कि हमारा थायराइड हुआ है और थायराइड का डायग्नोसिस हुआ है। तो जब तक आपके लेवल्स नॉर्मल नहीं आते, 2 से 3 मंथ्स आप उसको अवॉइड कर सकते हो, और एक बार आपके नॉर्मल लेवल्स आ जाते हैं तो उसको मॉडरेट या लो कंजम्पशन आप उसका कंटिन्यू कर सकते हैं। थायराइड हार्मोन प्रेगनेंसी रोकने में या
के कारण अवरोधक होता है? अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो प्रेगनेंसी नहीं रुके, ऐसा हो बिल्कुल, सकता है? बहुत बड़ा रोल है थायराइड हार्मोन का। और एज ए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम लोग सबसे पहले पेशेंट से जब हिस्ट्री करते हैं, अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है लंबे समय तक और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो हम उनको पूछते हैं क्या आपने थायराइड का टेस्ट कराया है और क्या आपको कोई थायराइड की गोली चालू है। ये दो ही नो सवाल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर टेस्ट कराया है तो लास्ट आपने कब चेक कराया है और आपका कंट्रोल बराबर है कि नहीं। अगेन हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, क्योंकि हमारी मेडिकल लैंग्वेज में एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जो इनफर्टिलिटी का एक बहुत मेजर कारण भी है। और इसीलिए हम लोग हमेशा TSH लेवल्स देखते हैं। कई बार पेशेंट आते हैं, मैडम हमने थायराइड टेस्ट कराया था और बिल्कुल नॉर्मल है। हम लोग बोलते हैं कि हमको रिपोर्ट्स चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से शायद वो नॉर्मल है, बट एज ए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हमारे लिए वो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की रेंज में हो सकता है। और इसीलिए हमारे लिए वो स्पेशल टारगेट्स होते हैं, लाइक टाइटर्स जो होते हैं 1.5 to 2.5 के बीच में हमारा टारगेट होता है, और वो हम देखते हैं। और अगर वो नहीं है और ज़रूरत पड़े और फैमिली में हिस्ट्री है, लॉन्ग पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी है, IVF फेलियर्स है, रेकरेंट मिसकैरेज जैसे, तो हम थायराइड एंटीबॉडीज़ भी टेस्ट करवाते हैं। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इनफर्टिलिटी में TSH ही है, सबसे ज़्यादा पहली और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म थोड़ा सा ग्रे एरिया है। कुछ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मानते हैं कि उसको ट्रीट करना चाहिए, कुछ मानते हैं कि नहीं करना चाहिए। हम लोग उस ग्रुप में से हैं जो मानते हैं कि उसको ट्रीट करना चाहिए, और हम लोगों को उसको करके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि कई बार जैसे जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं वो मेरे पास आते हैं, कोई दूसरी प्रॉब्लम के लिए आते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि जब भी आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है आप मेरे पास आइए। मैं उनको फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D के अलावा एक थायराइड टेस्ट का भी एडवाइस करती हूँ, क्योंकि कंसीव करने के पहले अगर हम अपना थायराइड टेस्ट करा लें तो वो भी एक अच्छा टेस्ट है। एबॉर्शन का थायराइड हाइपोथायराइडिज्म कोई कारण है? क्या बिल्कुल वही एक कारण है? नहीं, वो एक कारण तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर हमने बात करी है, अभी हमारे पास अगर जैसे पेशेंट्स अगर इनफर्टिलिटी के लिए आ रहे हैं तो हमने उनका थायराइड का टेस्ट करा रखा है, ज़रूरत है तो एंटीबॉडीज़ भी टेस्ट करा रखी है, और हमने दवाई भी चालू कर दी है। अब वो कंसीव करेंगे तो वो ऑलरेडी एडिक्वेट लेवल उनका है। लेकिन देर आर फ्यू पेशेंट जो फर्स्ट टाइम हमारे पास प्रेगनेंसी लेके आ रहे हैं, तो इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ TSH बना रखा है कि जब भी बुकिंग विजिट पे पेशेंट आता है तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि हमको थायराइड का टेस्ट करना ज़रूरी है। और कोई भी पेशेंट है जो 30 इयर्स या 35 इयर्स से अबव है तो उनको तो मैं कंपलसरी बोलती हूँ कि बाकी सारी टेस्ट, खून पेशाब की जो दूसरी जाँचें जैसे हीमोग्लोबिन हुआ या ब्लड ग्रुप हुआ या यूरिन टेस्ट हुआ, वो इतना ज़रूरी नहीं है। हमको इमीडिएटली एक TSH कराना बहुत ज़रूरी है। और अगर उसमें हाइपोथायराइडिज्म आता है तो हमको थायराइड का सप्लीमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय माँ के साथ एक बच्चा जुड़ा है और पहले 3 महीने में जो फीटस होता है वो पूरा मदर की पे डिपेंडेंट होता है अपनी थायराइड की रिक्वायरमेंट के लिए। और फर्स्ट 3 मंथ्स इज़ अ वेरी क्रिटिकल पीरियड फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस एंड न्यूरल डेवलपमेंट। नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो पहले 3 मंथ्स में ही होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। अगर उस समय माँ डेफिशिएंट है, अगर माँ में थायराइड की कमी है तो वो कमी बच्चे में बनी रहेगी, और उस कमी से ओवरऑल बच्चे के जो IQ लेवल्स है और न्यूरो डेवलपमेंट है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उनमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। थायराइड सबसे पहली बार किसी को डायग्नोस हुआ, जी। हमने डिटेक्ट किया किसी का TSH लेवल 6 है, तो हम या लोग उसकी प्रेग्नेंट पेशेंट की बात कर रहे हैं? नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट है, तो Okay. पेशेंट इनफर्टिलिटी का है, TSH उसका 6 आया, जी। तो हम लोग उसका थायराइड रिप्लेसमेंट डोज कैसे चालू करेंगे? जो ये तो हमने कंफर्म हो ही गया है कि एनीथिंग मोर देन 5 तो हमको डोज रिप्लेस करना है, तो हमको इसमें पेशेंट का वेट भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे जो किसी और के पास से आते हैं, किसी को 12.5, किसी को 25, किसी को 50 डोज चालू है। थायराइड की डोज चालू करने का स्पेसिफिक एक फॉर्मूला है जो हम लोग पेशेंट के वेट TSH लेवल पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहली बार जब आता है, हम लोगों की जो थायराइड की डोज होती है वो 1.1 माइक्रोग्राम पर kg पर डे, मतलब अंदाजित अगर पेशेंट 60 किलो का हो तो उसको मिनिमम 60 पावर की हमको दवाई स्टार्ट करनी पड़े। 60 पावर की थायराइड की मेडिसिन नहीं आती, या तो 50 की आती है, फिर नेक्स्ट पावर है 62.5। तो हम लोग सबसे पहले 62.5 पावर पे स्टार्ट करेंगे, या फिर अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है, सपोज 70 के आसपास है, तो 75 के आसपास स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग 25 पावर की गोली लेके आते हैं, उस 25 पावर की गोली का कोई रोल नहीं है। थायराइड की टैबलेट माइक्रोग्राम में होती है। बहुत सारे बोलते हैं सर हमको कि हम 25 मिलीग्राम ले रहे हैं, 25 माइक्रोग्राम होती है, और हमको मिनिमम डोज 1.1 माइक्रोग्राम पर kg पर डे के हिसाब से ही चालू करनी इस है। सवाल के साथ मैं आपको एक बात बोलूँ कि पेशेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अभी अभी आया, अब दवाई चालू करनी है, अब आगे क्या।
तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को 6 to 8 वीक्स के बाद उनका फिर से हम टेस्ट रिपीट करेंगे, और इस बार हम TSH और फ्री वाला कंपोनेंट जो हम बात कर रहे थे, फ्री T4 भी साथ में हम रिपीट करते हैं, और उसमें हम फिर से चेक करते हैं कि उनका क्या लेवल्स आए हैं। चेक क्यों करते हैं और हमारा टारगेट क्या होता है कि फ्री T4 लेवल कितना हो और TSH लेवल कितना हो? TSH लेवल हम चाहते हैं कि 5 के अंडर आ जाए। ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रेगनेंसी की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनके कट ऑफ्स टोटली अलग है। और हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो सबसे पहला हमारा टारगेट होता है कि सपोज TSH 5 के अंडर आ जाए। अभी तो आपने एग्जांपल में दिया था 6 है TSH, लेकिन कई बार लोगों का 100 भी होता है, 50 भी देखा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा देखा है। और ऐसा नहीं होता है कि किसी का 100 है तो तुरंत हम बहुत हाई पावर डोज चालू कर दें और एकदम से सब कुछ करेक्ट कर दें, क्योंकि बॉडी को भी एक्लिमेटाइज होने के लिए हमको टाइम देना पड़ेगा। और हम एक बेसिक सा डोज चालू करेंगे, जैसा आपने बताया 1.1 वाला, और उसके बाद हम 6 to 8 वीक्स में फिर से मॉनिटर करेंगे कि उनका लेवल कितना कम हुआ है, क्योंकि हमको टारगेट है अंडर 5 लाने के लिए। और उस समय हम उस लेवल्स को कंपेयर करके आगे की हम डोज एडजस्ट करेंगे। और जो फ्री T4 होता है उसकी हमेशा लैब में रेंज होती है, तो वो रेंज मोस्टली हायर साइड ऑफ द रेंज पे हमारा मोर देन 1 to 1.5। मोस्ट ऑफ द लैब्स की वो रेंज 1.5 to 1.9 के आसपास होती है फ्री T4 की। हम लोग ट्राई करते हैं कि हायर साइड ऑफ द रेंज, मतलब 1.9 के आसपास फ्री T4 रहे। अगर 1.2 1.1 है तो हम लोग, जब हम लोग थायराइड सप्लीमेंट देते हैं तो फ्री T4 का लेवल बढ़ता है और TSH का लेवल कम होता है, तो उस हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? प्रेगनेंसी में जो पहली बार आ रहे हैं और जिनको कभी भी कोई दवाई नहीं चालू है या उन्हें टेस्ट नहीं कराया, तो सबसे पहले हम TSH कराएंगे। ठीक है। वो कभी भी आए हमारे पास, 8 वीक्स पे आए या सेकंड ट्राइमेस्टर में आए, वो जब भी आ रहे हैं, अगर उनका नहीं हुआ है तो हम वो करेंगे। और अगर उसमें लेवल उनका हायर है, बॉर्डरलाइन हाई है, क्योंकि हमारे जो प्रेगनेंसी के कट ऑफ्स होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, समवेयर अराउंड 2.5 to 3 हम मेंटेन कर रहे हैं। और अभी हमने आगे ही वीडियो में बात करी कि फीटस भी मदर पे डिपेंडेंट है, तो ये हम देखेंगे और उस हिसाब से अगर ज़रूरत है तो हम उसको चालू करेंगे। और फिर हर ट्राइमेस्टर में हम उसको, हर 3-3 महीने में हम उसको चेक कराएंगे। और यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ कि प्रेगनेंसी में सपोज किसी के आगे थायराइड की दवा चालू है और अब उसने कंसीव कर लिया है, तो क्योंकि अभी उसकी रिक्वायरमेंट 2 लोगों की हो गई है, मदर की खुद की रिक्वायरमेंट तो है ही, प्लस फीटस भी पहले 3 महीने मदर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। तो अगर उसकी ऑलरेडी जो डोज चालू है और उसने कंसीव करा है, तो 25 to 50% डोज हमको बढ़ानी पड़ती है। तो अगर किसी को थायराइड प्रेगनेंसी रहने के पहले 50 माइक्रोग्राम की डोज चालू है, तो हम लोग प्रेगनेंसी रुकने के बाद उसका 75 कर देते हैं, और उसके 4 से 6 हफ्ते बाद हम लोग दोबारा रिपोर्ट TSH की रिपोर्ट करवाते हैं। अगर वो रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो फिर हर 3 महीने में एक बार करवाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थायराइड वाले पेशेंट्स का दिमाग में होता है कि थायराइड के कारण हमारा वजन नहीं उतर रहा है, हमारा वजन बढ़ रहा है, इस बारे में आप क्या बोलोगे? नहीं, थायराइड अगर हाइपोथायरॉयडिज्म तो हमने डायग्नोज ही वहाँ से करा कि वज़न एकदम से बढ़ने लग गया और हमको फूलापन आ गया, शरीर में सूजन आ गई। तो लेकिन एक बार अगर थायराइड सप्लीमेंट चालू कर दिया गया है और थायराइड लेवल्स नॉर्मल आ गए हैं, तो फिर वो नहीं है। फिर तो वज़न उतारने के लिए हमको एक्सरसाइज, डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। थायराइड चूँकि शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स में ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म कम होता है। मेटाबॉलिज्म जब कम होगा तो चलना फिरना कम होगा, तो उसके कारण वजन बढ़ेगा। लेकिन थायराइड के कारण पर से वजन 4 से 7 पाउंड से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, मतलब 2 से 2.25 किलो से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, और वो भी फ्लूइड रिटेंशन के कारण होता है। हालांकि जैसे सपना ने बोला, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन से वो वजन और विद प्रॉपर थायराइड सप्लीमेंट कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अपना एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन बराबर रखें और थायराइड सप्लीमेंट्स रेगुलर लेते रहें। थायराइड, जैसे आपने बताया, थायराइड की मेडिसिन हमको ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। उसके अलावा कुछ हमको पेशेंट का फॉलोअप कैसे करना पड़ेगा? फॉलोअप जैसे अगर बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट से कोई प्रेगनेंसी नहीं है, इनफर्टिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा एल्डर एज ग्रुप नहीं है, आप एकदम नॉर्मल फील कर रहे हैं, तो साल में एक बार या मैक्सिमम 6 मंथ्स में एक बार हम उसका टेस्ट करा सकते हैं। या बीच में कभी आपको कोई तकलीफ लग रही है, आपके वेट में चेंजेस है, आपके पीरियड्स में चेंजेस है, तो उस समय आप थायराइड का टेस्ट करा के देखिए कि भाई आपका लेवल कंट्रोल में है कि नहीं। गोइटर जैसे आपने आगे डिस्कस किया, क्या होता है और सारे थायराइड वाले पेशेंट्स में होता है क्या? गोइटर आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से गले में थायराइड ग्रंथि के अंदर सूजन देखने में आती है। सारे पेशेंट्स में ये देखने में नहीं आता है। पहले ज़्यादा देखने में आता था क्योंकि उस समय आयोडीन डेफिशिएंसी ज़्यादा थी। अब हम आयोडाइज नमक खा रहे हैं तो अभी ये आयोडीन डेफिशिएंसी कम रहती है और सब में देखने में नहीं आता है। अच्छा, ये बताओ कि थायराइड लेते कैसे हैं, थायराइड की गोली लेते कैसे हैं? थायराइड की गोली हम लोग अर्ली मॉर्निंग भूखे पेट लेने का बोलते हैं,
और पेशेंट को याद रखने के लिए हम यही बताते हैं कि बेडरूम में अपने पिलो के पास आप वो बॉटल या आपका दवाई का पत्ता वहाँ रखिए, और जैसे आप उठते हैं आप फ्रेश होने का वेट मत करिए, तुरंत आप एक घूंट पानी के साथ वो गोली पहले ले लीजिए, क्योंकि बाय द टाइम आप फ्रेश होंगे, तैयार होंगे, तब तक ऑलरेडी 45 मिनट्स टू 1 आवर निकल जाता है। और एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर हमको रखना है। चाय, कॉफ़ी, बिस्किट कुछ नहीं लेना है, क्योंकि ये सब थायराइड के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करता है, इसलिए इसको ज़रूरी है कि हमको खाली पेट लेना है। खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं? नहीं, खाना खाने के बाद नहीं ले सकते, लेकिन अगर कोई कारण से आप गोली भूल गए तो जब याद आती है उस हिसाब से आप ले लीजिए, और उसके 1 से 2 घंटे तक आप कुछ मत खाइए। ठीक है, ये बताओ, वो प्रेगनेंसी में किसी को थायराइड हो, उसकी ऑलरेडी आयरन कैल्शियम की गोली चालू है, तो वो क्या करे? वो तो बहुत ध्यान रखना है, इसलिए सुबह भूखे पेट हमने बोल दिया। आयरन और कैल्शियम के साथ, चाय कॉफ़ी के साथ थायराइड नहीं सेट करना है, नहीं तो हम जो दवाई खा रहे हैं उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। लेकिन सपोज आप भूल गए और आपको रात को याद आई, तो आप उसको स्किप कर दीजिए और अगले दिन मॉर्निंग में आप यूजुअल डोज ले लीजिए। एक दिन में 2 गोली नहीं खानी है। थायराइड की गोली का कुछ साइड इफेक्ट होता है अगर किसी ने ज़्यादा गोली ले ली तो? जी बहुत, अगर डबल डोज खा लिया या लेवल्स आपके हाइपरथायरॉयडिज्म में चले जाएंगे, तो जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में हाथ पैर में झंझनी आना, ट्रेमर्स होने लग जाएंगे, हार्ट बीट तेज होने लगेगी, पैल्पिटेशंस होने लगेंगे, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, मतलब ओवरऑल तकलीफ होने लग जाएगी। इसलिए हमको डबल डोज नहीं खाना है, और टाइम टू टाइम टेस्ट भी कराना इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे लेवल्स बराबर है कि नहीं। सपोज एक दिन कोई गोली खाना भूल गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल सप्लीमेंट, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि स्पेसिफिक टाइम है उस पर खाने, सब कुछ खा पी सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल लेनी है, वाटर इनटेक अच्छा रखना है, और याद करके गोली लेनी है। चूँकि थायराइड की गोली हम लोग लंबे टाइम तक लेते हैं, तो लेवल स्टेबलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक दिन की खाने भूलने से कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। इसलिए अगर आप एक दिन की गोली भूल भी जाए, अगले दिन अगर आपको सुबह याद, अगर उस दिन रात को याद आ गया तो रात को ले लें, नहीं तो अगले दिन सुबह अगले दिन की गोली आप उस हिसाब से लें, लेकिन 2 गोली कभी नहीं लें, उससे प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, पेशेंट्स को थायराइड के जो सिम्टम्स होते हैं वो गोली चालू करने के कितने दिन बाद ठीक होने स्टार्ट होते हैं? 15 से 20 दिन, मतलब 2 से 3 हफ्ते में उनके जैसे खुद ही पेशेंट बोलने लगते हैं, उनकी सूजन उतरने लग जाती है, उनको थोड़ा बेटर, जो थकान हो रही थी वो बेटर होने लग जाता है। तो मिनिमम 2 to 4 वीक्स में, 2 वीक्स में इसकी आपको इफेक्ट दिखने लगेगी, पर हम टेस्ट 6 वीक्स के बाद ही कराएंगे। हालांकि थोड़ा सा मसल पेन और वीकनेस में थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आपके जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि ये थायराइड में कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? कभी कभी गले में सूजन बहुत ज़्यादा है, कुछ कई बार नोड्यूल्स हो जाते हैं, हम उनको बोलते हैं, यहाँ पे अगर हम पैल्पेट करें, चेकअप करते हैं तो गांठें हो जाती है, तो उसके लिए फिर स्पेसिफिक डॉक्टर्स को दिखा के हमको कंसल्ट करना चाहिए और उसका वर्कअप कराना पड़ता है। विटामिन डी का कुछ रोल है थायराइड में? बिल्कुल, थायराइड में जैसे हम शुरू में ही बात कर रहे हैं कि ये सारे ऑर्गन्स और सारे मेटाबॉलिज्म में काम करता है, तो हमारा जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, उसमें इसका बहुत मेजर रोल है, और ये पैराथायराइड हार्मोन के साथ भी काम करता है। और विटामिन डी तो हमको पता ही है कि सब जने बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, कोई धूप में भी नहीं बैठ रहा है, और विटामिन डी की सबको कमी है। और विटामिन डी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो सारे बॉडी के काफ़ी मेजर सिस्टम्स में वर्क कर रहा है। तो इसलिए थायराइड की कमी जिनको रहती है उनको खास हम कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। हम लोग कभी कभी, जैसे आपने बोला, हम लोग थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं, वो क्यों करवाते हैं, उसका क्या रोल है, और अगर किसी पेशेंट को थायराइड एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो उसको प्रेगनेंसी में क्या क्या नुकसान होने के चांस है? देखिए, जैसे हमने ये थायराइड एंटीबॉडीज हम लोग है ना, यहाँ पे एक सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें, जिसमें क्या हो रहा है कि आपकी थायराइड लेवल्स मोर और लेस नॉर्मल ही है, बट आपकी बहुत सारी हिस्ट्रीज है, लेकिन प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है, बार बार रुक के मिसकैरेजेस हो रहे हैं, आईवीएफ फेलियर्स हो रहे हैं, रेकरेंट आईवीएफ फेलियर्स हो रहे हैं, बच्चा बार बार ख़राब हो रहा है। इस तरह के काफ़ी सारे सिनेरियोज़ में हम उस चीज़ को सोचते हैं कि आपकी बॉडी में सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है कि आपकी TSH लेवल्स नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हो सकती है जो उसको एकदम नॉर्मल नहीं रख रही है। तो एंटीबॉडी टेस्ट कराने के बाद अगर वो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती है तो नॉर्मल TSH लेवल्स पर भी हम एक बेसिक सर थायराइड का डोज चालू करते हैं। और अगेन उस तरह की प्रेगनेंसी जिसमें एंटीबॉडीज पॉजिटिव है उनको 3rd ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर 3rd ट्राइमेस्टर के बीच में कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, और उनको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बोलते हैं। और हमारी उसमें थायराइड की मॉनिटरिंग भी हमारी बहुत स्ट्रिक्ट चलती है, और ओवरऑल प्लान ऑफ मैनेजमेंट भी हमको वो माइंड में रख के करना पड़ता है। जिनको थायराइड एंटीबॉडीज पॉजिटिव आते हैं उनको थायराइड में अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और लेट ट्राइमेस्टर में फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, मतलब बच्चे का वजन कम होना, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पुरुषों में भी थायराइड की कमी के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कोई भी पुरुष जिनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, जिनके काउंट्स में प्रॉब्लम है या उनको वो प्रॉपर रिलेशन नहीं रख पा रहे हैं, उनको थायराइड, प्रोलैक्टिन और डायबिटीज़ का टेस्ट रेगुलर करवा लेना चाहिए। थायराइड ऐसी डिजीज़ है जो सिर्फ फीमेल्स में ही नहीं, मेल्स में भी इक्वली कॉमन है। ओनली थिंग इज़ कि फीमेल्स में हार्मोनल पीरियड्स के कारण वो ज़्यादा देखने में आती है और ज़्यादा जल्दी पकड़ में आती है, और पुरुषों में इतना ज़्यादा जल्दी वो देखने में और पकड़ने में नहीं आती है। चलो अभी जल्दी हाइपोथायराइडिज्म को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं क्या, होने से रोक सकते हैं? नहीं, वो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम उसको डायग्नोज करना ज़रूरी है। क्या ये जेनेटिक डिजीज़ है, आनुवंशिक डिजीज़ है, फैमिली में होता है, फैमिलीज़ में? जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, इट्स अ ऑटोम्यून डिजीज़। लेकिन अगर वो एंटीबॉडीज़ अगर पेरेंट्स में ऑटोम्यून फैक्टर है तो बच्चों में भी ऑटोम्यून फैक्टर आ सकता है। क्या ये थायराइड बिना कुछ करे अपने आप नॉर्मल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ सप्लीमेंट लेना कंपलसरी है। क्या ये बिना दवाई लिए कम्प्लीटली क्योर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए हमको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं हो रहा है। बहुत सारी फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन की कमी हो, ऐसा पूछते हैं क्या मेरे बच्चे में थायराइड आ सकता है? बच्चे में थायराइड आ सकता है, लेकिन क्या है कि जब मदर का अगर लेवल कंट्रोल में है तो बेबी का जब तक डिलीवरी हो रहा है तो वो भी नॉर्मल रहता है, और न्यूबॉर्न में भी मदर के थ्रू जा ही रहा है तो वो ठीक रहता है। और डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न की भी हम टेस्टिंग कराने का बोलते हैं और उसके प्रोटोकॉल से पीडियाट्रिशियंस करवाते हैं, और अगर ऐसा है तो अगर बच्चे को चालू करने की ज़रूरत है तो वो करते भी हैं। अगर न्यूनेटल TSH अगर नॉर्मल भी है तो भी वो हम उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखते हैं। अगर डेवलपमेंटल डिले हो रहा है तो थायराइड टेस्ट करवाते हैं। क्रेटिनिज्म एक टर्म है जो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के लिए हम लोग बात वो करते भी हैं। है, और मदर को भी डिलीवरी के बाद हम थायराइड की दवा चालू रखने का बोलते हैं, और 6 वीक्स के बाद, डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद मदर को भी टेस्ट कराना चाहिए कि अभी उनका क्या लेवल चल रहा है। थायराइड के पेशेंट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब हम दवाई चालू करते हैं तो इनिशियल कुछ दिन, जैसे हमने 2 हफ्ते की बात करी थी, आपको थोड़ा स्लो रहना पड़ेगा क्योंकि अभी आपके हार्ट पे उसका लोड पड़ सकता है। इसे ग्रेजुअली स्टार्ट करिए। अच्छा ये बताओ, बहुत सारे पेशेंट्स होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं, एलोपैथिक नहीं, थायराइड के लिए। एज ए एलोपैथिक डॉक्टर हमको उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन थायराइड के लिए तो थायराइड सप्लीमेंट ही लेना चाहिए। जो हमने 1.1 माइक्रोग्राम पर केजी के बारे में बात किया डोज, वो नॉर्मल यंग पेशेंट्स के लिए है। एल्डरली पेशेंट्स या कोई भी पेशेंट जिनको हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, पास हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक है, उनमें हम लोग कम डोज चालू करते हैं। उनमें हम लोग बेसलाइन डोज 25 या 50 माइक्रोग्राम ही रखते हैं, क्योंकि थायराइड की गोली लेने से कभी कभी हार्ट पे लोड पड़ता है और उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये तो था हमारा थायराइड के बारे में एक एक्सक्लूसिव सेशन। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो हम लोगों को ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए या हम लोगों को DM करिए। सपना आपको कुछ बोलना है? बस हमने आज पूरी बात हाइपोथायरॉयडिज्म की करी है, क्योंकि क्या है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में का है तो उसको वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस पूरी चीज़ में हमने हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करी है। थायराइड बहुत सिंपल टेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और कभी भी अगर ऐसी कोई भी तकलीफ अगर आपको है तो आप अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करें और इसका टेस्ट कराइए। और थायराइड की गोली अपने डॉक्टर को बात किए बिना नहीं बंद करें, ये इसका टेक होम मैसेज है। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते। नमस्ते।